हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी हम लोग कौन सा लेसन स्टडी कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इससे पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने समीकरण को बैलेंस करना सीखा था। कुछ बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है। बहुत अच्छे बच्चे जो होमवर्क को सेंड करते हैं एकदम साफ़ सुथरी राइटिंग में, वो बच्चों का होमवर्क को जो अच्छे से सेंड करते हैं उनको ढेर सारा बच्चों वेल डन आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से होमवर्क को लिखते हैं और सेंड करते हैं। और बाकी कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको जैसे लगता है कि इस साल उनको पूरी ही छुट्टी दे दी गई है। बच्चों ऐसा नहीं है, आप लोगों के एग्ज़ाम भी होंगे तो आप लोग अपने वीडियोस को अच्छे से देखा करिए और उसको समझा करिए और होमवर्क को टाइम पे सेंड करिए। हम लोग बार बार बच्चे आपको फोर्स करते हैं ताकि आप उसमें से कुछ सीखिए। ऐसे तो आप 9th क्लास के कोर्स को अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे 10th में। तो बच्चे आप लोग 9th के कोर्स को पढ़िए, उसको सीखिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्या एग्जाम्पल लेते हैं समीकरण को संतुलित करना सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया। ठीक है ना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, यानी N2+H2NH3 ये हमारा समीकरण है। ठीक है ना? तो क्या आपको लग रहा है कि ये समीकरण बैलेंस है? तो ये समीकरण बैलेंस नहीं है। तो इसी को हम लोग सीखते हैं कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको स्टेप वाइज सब पूरा अच्छे से बुक में दिया हुआ भी है। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं? सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। मैं फिर से एक बार इसको समझा दे रही हूँ, आपको इसको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। बहुत बच्चों ने होमवर्क में अच्छे से बना के भी भेजा है। चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। ध्यान दें कि समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। ये पहला स्टेप था। जब आप इस तरह का बॉक्स बनाएंगे उसके अंदर आपको कुछ भी संतुलित नहीं करना है। ठीक, सिर्फ आपको चारों तरफ बॉक्स बना लेना है। ये हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप था कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब इसमें देखिए दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तत्व नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इनकी हमको टेबल यानी सूची बनाना है। तो एक तरफ हम तत्व यानी एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक यानी रिएजेंट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अभिकारक में जो परमाणु हैं वो नाइट्रोजन देखिए 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक, इसी तरीके से प्रोडक्ट में अगर हम जाते हैं बच्चों उत्पाद में, तो नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। तो यानी उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं और विकारक में परमाणुओं की संख्या, यानी बाईं और दाईं ओर के परमाणुओं को लिख लेते हैं। एक तरफ हम तत्व के नाम लिख के, अब स्टेप 3 में अगर हम जाएंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि समीकरण में बाईं ओर नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 है जबकि दाईं ओर मात्र 1 है। तो नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले हम नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे, यानी कि प्रारंभ में 2 N2 हैं, अभिकारक में उत्पाद में बच्चों एक ही NH3 में है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 हैं तो 1 × 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, यानी 2NH3। ये आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हमको मिला। फिर हाइड्रोजन परमाणु अब संतुलित नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 है। तो हाइड्रोजन नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 ही हैं, हमारे अभिकारक में 2 हैं और NH3 में नाइट्रोजन कितने बच्चों? 6 है, यानी ये आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। तो अब हाइड्रोजन परमाणु अब संतुलित नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो 2H3 अभिकारक में है, 2 अभिकारक में 2H2, ये H2 है ना अभिकारक में, क्या 2H2, और उत्पाद में बच्चों कितना है? 2 यानी 6 है। कैसे 6 है? 3 × 2 = 6, यानी ये नंबर जो है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी, यानी ये दोनों एलिमेंट्स के लिए ये आगे वाला नंबर है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि 2NH3। जैसे कि बच्चे आप लोग कभी देखते हैं कि कहीं लिखा रहता है HCl, ठीक है ना? HCl लिखा रहता है, HCl है मान लीजिए ये हमारा
HCl, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है 2HCl। तो ये जो 2 नंबर है बच्चों, ये हाइड्रोजन्स के लिए भी और क्लोरीन के लिए भी है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो ये 1 ही है, तो यानी कि 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो हमारा 6 कैसे आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि 3 2 6, यानी पर 6 हाइड्रोजन है। तो समझ गए होंगे बच्चों आप लोग इसको। अब इसमें जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए बाईं ओर 3 से गुणा करते हैं और समीकरण। अब अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हमारा हाइड्रोजन परमाणु बैलेंस हो जाएगा। तो अब 2 3 6, ठीक है ना। अंत में संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम दोनों ओर के तत्वों को परमाणुओं की संख्या गणना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए N2, ये 2N यानी नाइट्रोजन के परमाणु संतुलित हैं। 2 3 6 और 2 3 2 6। यहाँ पर देखिए 6 हाइड्रोजन है, ये भी 6 हाइड्रोजन है, ये भी 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन 2। तो अब ये समीकरण हमारा क्या होगा, संतुलित होगा, ठीक है। फिर है समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः ये समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को अनुमान विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं बच्चों इसको, अनुमान विधि। कभी आप ये तो आपने स्टेप में सीखा, लेकिन अगर आपको समीकरण संतुलित करने को दिए तो आप इसको डायरेक्ट भी संतुलित कर सकते हैं। इसको भी जब आप ये स्टेप सीख जाएंगे तो आप इसको भी इजी वे में संतुलित कर लेंगे। फिर इस विधि में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को संतुलित करना आरंभ कर आवश्यकता अनुसार उसे गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं। यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लेते हैं, फिर उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसका भी यूज़ करके समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हमारे पास देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, इसको तो ये तो हमारा शब्द में है, वर्ड्स में आपको इसको एज ए सिम्बलाइज्ड लिखना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का सिंबल, क्लोरीन का, और उसको संतुलित भी करना। फिर इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट और पानी बना रहा है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको होमवर्क में करके होमवर्क को सेंड करना है। और अगर बच्चे आप इसको कर सकते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए, तो ये भी आप करके होमवर्क में सेंड करिएगा। समझ रहे हैं ना, यानी इसको भी आप बहुत आराम से होमवर्क में सेंड कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट ही सेंड कर बैलेंस करके भेजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर एक को मैं आपको सिखा देती हूँ, चलिए। तो बच्चों देखिए ये समीकरण है कि मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले ये काउंट करिए कि रिएजेंट और प्रोडक्ट में जो हमारे परमाणु हैं क्या उनकी संख्या बराबर है उन तत्वों की। तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो तत्व उसके परमाणु की संख्या 1 है बच्चे, रिएजेंट यानी अभिकारक में और प्रोडक्ट उत्पाद में भी क्या है, 1 ही है। यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है, यानी कि कार्बन हमारा बैलेंस है। ओके, अब हम बच्चे हाइड्रोजन को लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यानी अभिकारक रिएजेंट में हमारा 4 हाइड्रोजन है और उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में हमारा 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करके कि क्या यहाँ पर 4 है तो यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। देखिए 2 2 4 और यहाँ पर 4 बैलेंस हो गया। अब आप लास्ट में ऑक्सीजन को देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, अभिकारक में जो तत्व ऑक्सीजन है उसके परमाणुओं की संख्या 2 है, और यहाँ पर देखिएगा 2 और 2 और 2 4 है, यहाँ पर 4 है ना, यानी रिएजेंट्स में तत्व में जो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है और हमारा जो अभिकारक में है वो उसमें क्या 2 है। तो हम क्या करें, अगर इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑक्सीजन को तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप एक बार समझ लीजिए, देखिए कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 और 2 2 4, यानी हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस हो गया। 2 2 4 ऑक्सीजन है, ये देखिए ये नंबर इसके लिए भी है ना, तो 2 ऑक्सीजन और ये 2,
और ये वाला जो लास्ट का नंबर रहता है वो सिर्फ उसी एलिमेंट्स तत्व के परमाणुओं के लिए रहता है जिसके आखिर में वो लगा रहता है। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए 2 नंबर है, कार्बन के लिए ये नहीं है। ये आगे वाला नंबर दोनों तत्व के दोनों परमाणुओं के लिए होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हम लोगों का राइट साइड में, वो हमारा क्या है, वो हमारा सिर्फ उसी तत्व के परमाणुओं के लिए है। तो देखिए 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे ये भी, ये देखिए राइट, ये हमारा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाला बच्चे इसके लिए भी, इसके लिए भी है। तो ये हमारा यानी 2 2 ज़ा 4, 2 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर एक कार्बन हो गया, इधर भी एक कार्बन हो गया। यानी अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट 2 को भी इजी वे में बैलेंस करके बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर होमवर्क में सेंड करिएगा। बाकी ऊपर वालों को भी आपको जो इन आपको शब्द में है, वर्ड्स में, इसको आपको सिम्बलाइज्ड करके बैलेंस करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चे आप लोग इसको अच्छे से बैलेंस करना सीखिए, एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएगा रिएक्शन को बैलेंस करना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के परमाणु ना तो बनते ना ही नष्ट होते हैं। ये तो हम सब जान रहे हैं, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है बच्चों उसमें ना तो परमाणु बनते ना नष्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक, जिसमें अभिकारक क्रिया करके नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं जिसके गुण अभिकारक से भिन्न होते हैं। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी बंध टूटने व जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आइए देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं में जो ना तो देखिए बच्चे ना नए परमाणु बनेंगे ना ही नष्ट होंगे, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रियाओं में जो रसायन, यही द्रव की अवनाशता का नियम है कि ना तो परमाणुओं का नष्ट होंगे ना ही बनेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि अभिकारक जो हैं वो रिएजेंट क्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं उनके जो गुण होते हैं प्रोडक्ट के, वो किससे डिफर होते हैं, रिएजेंट से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है ना, ये मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं यानी पानी का। तो ये क्या है, हमारा लिक्विड है, तो इसके गुण किससे डिफर हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफर हुए ना। तो इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं यानी रिएजेंट हैं वो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और उनके गुण क्या होते हैं, डिफर होते हैं, यानी प्रोडक्ट के गुण रिएजेंट से डिफर करते हैं। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो उसमें जो परमाणु में जो आपसी बंध होता है, बंध पड़ चुके हैं बच्चों, उनके टूटने व जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। जब बंध टूटते हैं, जुड़ते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। आइए देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बच्चे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं इसको हमको समझना है। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रियाएं। क्या है बच्चों, संयोजन अभिक्रियाएं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझिए। देखिए एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बिना बुझा चूना के थोड़े से टुकड़े लीजिए। किसमें लेना है हम लोग को, एक बीकर में। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, ठीक है ना। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ, क्या करना है, इसको आपको स्पर्श करना है कि क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हो रहा है, इसका तापमान बढ़ रहा है कि इसका तापमान घट रहा है, ठीक। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, कर तो सकते नहीं है बच्चों, इसको यहाँ पर समझ कर देखते हैं। तो बच्चे इसको आप लोग यहाँ पर देखिए 4 आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले तो आपको क्या करना है, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना के थोड़े से टुकड़े लेना है, ठीक है ना। आपके वो बिना बुझा हुआ चूना के थोड़े से क्या लेना है, टुकड़े लेना है। ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया भी गया है, बीकर है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें धीरे धीरे जल मिलाना है, यानी कि आपको एक साथ नहीं जल मिलाना है। तो आपको सबसे पहले जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे बच्चों, तो उसको करने से पहले आप बीकर को टच करके देखेंगे
कि बीकर कैसा था, यानी कि जल मिलाने से पहले जो वाटर आप डालेंगे उसको मिलाने से पहले उस बीकर को टच करेंगे कि जल कैसा, अगर बीकर गर्म था कि ठंडा था, ठीक है ना। तो पहले अगर हम देखेंगे तो बीकर ठंडा था, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। उससे पहले बीकर ठंड, जैसे जैसे जल मिलाने धीरे धीरे जब जल मिलाएंगे और बीकर को स्पर्श करते जाएंगे तो बीकर क्या होने लगता है, बीकर गर्म होने लगता है। जो बीकर है बच्चों ये गर्म होने लगता है ना। तो बीकर की क्रिया से पहले स्पर्श करने पर ये क्या था, ठंडा था, ठीक है ना, उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जल मिलाया बीकर गर्म हुआ, यानी इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो रासायनिक क्रिया हो रही है साथ में इसमें ऊष्मा यानी हीट भी रिलीज हो रही है, ऊष्मा भी निकल रही है, जिससे बीकर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी करके बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये क्या है, एक तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये हमारा, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, एकल उत्पाद यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रियाएं बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक रिएजेंट यानी अभिकारक मिलकर एक उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप फर्स्ट में दी गई अभिक्रिया को इस प्रकार पहचानिए। अब यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण ले लीजिए। जैसे कोयले का दहन, जब कोयला यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलकर एक सिंगल दो रिएजेंट मिलकर यानी दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर दो अभिकारक यानी दो रिएजेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको आपने देखा। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद के निर्माण के साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इसको आपने सीखा संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया क्या है। वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। देखिए एक क्वथन नली में खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें। एक आपको क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वथन नली को स्प्रिट लैंड की सहायता से गर्म करें, ठीक। अब चित्र 4 में दर्शानुसार एक जलती हुई माचिस की तीली निकलती हुई गैस के समीप ले जाएं। आपने क्या देखा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि माचिस की तीली बुझ गई। यहाँ पर जब जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि माचिस की तीली बुझ गई। आप इस एक्टिविटी को देख ली। इसमें क्या करना है, हमको एक क्वथन नली लेना है जिसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 लेना है बच्चों। और साथ में इसको क्या करना है, क्वथन नली को स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म करना। अब यहाँ पर देखिए माचिस की तीली ले जाने पर माचिस की तीली बुझ जाती है। तो आप माचिस की तीली, जलती माचिस की तीली ले जाने पर माचिस की तीली बुझ रही है, तो यानी कोई एक गैस रिलीज होती है यहाँ पर जो जलने में सहायक नहीं है, तभी ना माचिस की तीली को वो बुझा रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों इस रिएक्शन में। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल, इसी वजह से हमारी माचिस की जलती माचिस की तीली बुझ जाती है, ठीक है ना। साथ में पानी है और सोडियम कार्बोनेट है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए एक है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, यानी सोडियम कार्बोनेट,
पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एक सिंगल रिएजेंट है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सिंगल रिएजेंट है जो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल रहा है। ये एक वियोजन है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या सीखा था आपने कि दो या दो से अधिक रिएजेंट या अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, वो आपकी संयोजन अभिक्रिया थी। और वियोजन में बच्चों एक रिएजेंट यानी एकल रिएजेंट टूटकर दो या तीन उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। दोनों में एक अच्छा सा डिफरेंस है, इसको आप इजी वे में समझ सकते हैं। संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं। और वियोजन अभिक्रिया में बच्चे एक रिएजेंट जो है वो दो या तीन प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारी क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक, तो इस अभिक्रिया में क्रिया ऊष्मा द्वारा वियोजन क्रिया ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, इसे ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ये ऊष्मा की ज़रूरत होती है इसमें, ये ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। आइए वियोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण की चर्चा करें। अब यहाँ पर देखिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित होता है। अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पानी किस में बदल जाता है, यानी ये सिंगल रिएजेंट है, किस में बदल रहा है, दो प्रोडक्ट में, यानी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसी तरीके से इस प्रकार का वियोजन क्या कहेगा, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक, जो विद्युत के द्वारा हमें प्राप्त हो दो प्रोडक्ट, वो हमारे क्या कहला रहे हैं, विद्युत अपघटन। जैसे यहाँ पर देखिए, जल है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दो में टूट जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना। कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए इसको 1000 डिग्री सेल्सियस यानी खूब ढेर सारी ऊष्मा देने पर ये किस में बदल रहा है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है ना, टूट रहा है ना। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना एक वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योग में होता है। जिसमें सीमेंट उद्योग प्रमुख है, इसमें सीमेंट उद्योग में इसका प्रमुख स्थान है। तो ये बच्चे आपने सीखा वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया, इसको देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या सीखते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू ही समझिएगा। देखिए यहाँ पर है, लोहे की 3 कीलें या आलपिन लेना है हमको, उसे रेतमाल पेपर से रगड़कर साफ करना है। ठीक है ना। का और खा चिन्हित हुई 2 प्रश्नलियाँ लीजिए, प्रत्येक प्रश्नली में 5 से 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है बच्चों, उसका और खा, जिसको हमको क्या कर लेना है, थोड़ा सा मार्क लगा लेना है, चिन्हित कर लेना है उसमें, और 5 से 10 हमको क्या लेना है, ml कॉपर सल्फेट का विलयन। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक खाक के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 30 मिनट तक डुबा कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। चित्र क्रमांक आ तथा बा। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, देखिए का और खा चिन्हित करनी 2 प्रश्नलियाँ लेना है, और प्रत्येक प्रश्नली में हमको क्या लेना है, 5 से 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर एक बना हुआ भी है कॉपर सल्फेट का विलयन, और ये देखिए ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का विलयन है, इसमें लोहे की कील है और ये धागे से लटकाए दी गई है, ये प्रश्नली है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, बाहर रखी तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलें। अब इसकी दोनों की तुलना करना है हमको, इसमें देखना है। देखिए ये लोहे की कील है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील है। दोनों में कलर में डिफरेंस लग रहा है ना, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन प्रश्नली आ का है, और प्रश्नली स्टैंड अभिक्रिया का मिश्रण प्रश्नली खा 2 में लिया था ना। का और खा दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, जिसमें खा में कील को डुबो दिया गया था और एक कील बाहर रखी गई थी। अब यहाँ पर देखिएगा, चित्र क्रमांक 5 बा में प्रयोग से पहले उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना करिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। कॉपर सल्फेट का विलयन आपने 2 टेस्ट ट्यूब में लिया था, का और खा में। तो का में देखिए
इन दोनों के कलर में काफ़ी डिफरेंट है, एक डार्क ब्लू है, एकदम लाइट ब्लू लग रहा है, और यहाँ पर देखिएगा इनके भी कलर में डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए 30 मिनट के पश्चात दोनों कीलों में कॉपर सल्फेट के विलयन को बाहर निकालना है। फिर प्रखंडली का और खा में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन को नीले रंग की तुलना करें। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कील की रंग की तुलना बाहर रखी गई कील से करें। सोचिए कि लोहे की कील का रंग भूरा तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग पीला क्यों हो गया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लोहे की कील थी उसका रंग भूरा हो रहा है ना, और जो बाहर की लोहे की कील का रंग भूरा और कॉपर सल्फेट की विलयन का रंग देखिए हल्का फीका हो रहा है, फीका हो गया है यहाँ पर। तो ये कैसे हुआ, देखिए लोहा जो कील है Fe+Cu यानी कॉपर सल्फेट, यहाँ पर FeSO4+Cu। इस अभिक्रिया में जो लोहा है यानी आयरन ने कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लिया। यहाँ पर देखिए लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद देखिए यहाँ पर स्थान ले लिया FeSO4। तो इस तरह के से दो एलिमेंट्स है ना, एक लोहा एक कॉपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया को जो कॉपर आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित किया, उसका स्थान ले लिया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से अब नेक्स्ट देखिए दो आपके पास एग्जाम्पल और हैं। लेड और कॉपर क्लोराइड में जैसे लेड क्लोराइड बनता है, कॉपर को रिमूव कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। इसी तरीके से जिंक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से जिंक नाइट्रेट बनता है, सिल्वर को रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि उपयुक्त उदाहरण से पता चलता है कि आयरन और लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन और लेड है जो, जैसे आयरन और लेड ये दोनों कॉपर को ही ना विस्थापित कर रहा है, तो कॉपर से ये क्या है, अधिक क्रियाशील है और कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है। उसी प्रकार जो जिंक है वो सिल्वर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, यानी जिंक जो है वो सिल्वर से ज़्यादा क्रिया है तत्व है, क्रियाशील तत्व है, तथा ये सिल्वर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। क्रियाकलाप 3 पर ध्यान दें। आपने अपने जिंक की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की थी। हाँ, हम इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या ये विस्थापन अभिक्रिया कारण लिखिए। तो बच्चों इसको तो अभी आपको नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, जो होमवर्क दिया गया उसी को सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पे। पहले उसको कर लीजिए, फिर हम लोग इसको बाद में देख लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को यहीं तक पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग उसमें बिल्कुल परेशान मत हों और अच्छे से वीडियोस को देखें, बच्चों करें, और अपने नोटबुक को प्रिपेयर, मैं फुल नोट्स दे रही हूँ बच्चों आप लोगों को। आप लोग अपने नोटबुक को भी अच्छे से बना के रखिए, आप लोग की नोटबुक सब चेक किए जाएंगे। ओके बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को देखिएगा, स्टडी अच्छे से करिएगा। ओके, बाय बाय।